बढ़ता हुआ वज़न, मोटापा, ओवरवेट होना या ओबीस होना बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकता है। जब वज़न बढ़ना शुरू होता है, तो जिस्म पे चर्बी आती है, बहुत सी चर्बी जिगर पे जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे फैटी लिवर हो जाता है। इसके बाद अगर हम अपना वज़न कंट्रोल नहीं करते, तो हमारी शुगर का लेवल थोड़ा-सा ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, जो हमें प्री डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबितस के होने वाली बीमारी की तरफ ले जाती है। उसके बाद हमें ज़ियाबितस भी हो सकता है। इसके अलावा वज़न का बढ़ना जो है उसकी वजह इंसुलिन रेज़िस्टेंस होती है। वज़न का बढ़ना और इंसुलिन रेज़िस्टेंस हमें यूरिक एसिड के बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल का बढ़ना, इसके अलावा जो है कैंसर और अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की तरफ भी लेके जा सकती है। ना सिर्फ़ ये, इसके अलावा भी और बहुत सी बीमारियाँ हैं जो मोटापा और वज़न बढ़ने की वजह से होती हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वज़न बढ़ता क्यों है? हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और ये बीमारियाँ अगर हमें हो चुकी हैं, तो हम किसी हद तक इनको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? और अगर हमें ये बीमारियाँ सारी नहीं हुई, तो हम इनसे बच कैसे सकते हैं? तो इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस क्या है? बेसिकली जब भी हम खाना खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उसके नतीजे में इंसुलिन रिलीज़ होती है, जो कि शुगर का लेवल जो कि ज़्यादा हो चुका होता है, उसे कम करके शुगर को सेल्स की तरफ भेज देती है। अगर जिस हम ज़्यादा खाते हैं, हमारा शुगर का लेवल अक्सर बढ़ा रहता है और वो सारी शुगर जो है वो सेल्स में नहीं भेजी जा सकती और फिर भी कुछ शुगर रह जाती है ब्लड में, तो हमारा पैंक्रियाज़ और इंसुलिन को खारिज करता है। और जब ये और इंसुलिन आती है, उसको भी जब सेल के अंदर नहीं भेजा जा सकता, तो इंसुलिन अपनी जो एफ़िकेसी है उसको खो देती है और वो रिसेप्टर्स जिन पे इंसुलिन काम करती है, वो थोड़े-से रेज़िस्टेंस हो जाते हैं और मज़ीद इंसुलिन जो जो काम थोड़ी-सी इंसुलिन से हो रहा होता है, वो अब ज़्यादा इंसुलिन से भी नहीं होता, जिसके नतीजे में थोड़ा-थोड़ा करके आहिस्ता-आहिस्ता हम इन बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। तो इसका जो रूट कॉज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अब चूँकि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान जो साउथ एशियन डाइट को देखें, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कार्ब है। अबाउट 70% कार्बोहाइड्रेट से ये बनी हुई खुराक है और यही जो हमारी हाई कार्ब डाइट है, ये हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाती है। बस अगर हम अपनी खुराक को देखें तो उसमें आटा जो गंदम से आता है, चावल, इसके अलावा फास्ट फूड अ, उसमें आप देख लें मिठाइयाँ, बेकरी, ड्रिंक्स, बोतल में जो बंद होके चीज़ें आती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और वो सारी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और जो बीमारियाँ मैंने पहले मेंशन की, जिनमें यूरिक एसिड का बढ़ना, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें फैटी लिवर, जिगर पे चर्बी आना, शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और अगर शुगर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तो ये हमें दिल की बीमारियों का बायस होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, तो ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। बुढ़ापे में जाके अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो कि भूल जाने की बीमारी होती है, वो हो सकती है और ये सारी इसके साथ-साथ हमें कैंसर होने का खदशा भी बढ़ जाता है। तो चूँकि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक है उसको कम करें। अब हम उन स्ट्रैटेजीज़ की तरफ आते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हम अपना के अपनी इंसुलिन को कम रख सकते हैं, इंसुलिन रेज़िस्टेंस से बच सकते हैं और अपना वज़न बढ़ने से भी रोक सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर होता है, तो फ्रिज कह लें उसको। अब जो हम बाहर से खाना लेके आते हैं, उसमें से कुछ खाना तो हम खा लेते हैं, बाकी हम फ्रिज में रख देते हैं। फिर हम और जब बाहर से खाना लेके आते हैं, उसमें से कुछ हम खा लेते हैं और फिर बाकी फ्रिज में रखते हैं। अगर हम दिन में 3 दफ़ा बाहर से कुछ खाना लेके आएँ, उसमें से कुछ खा लें और बाकी फ्रिज में रख दें और हम कभी भी फ्रिज से खाना निकाल के ना खाएँ, तो फिर हमारी फ्रिज तो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह है, जब हम 3 दफ़ा खाना खाते हैं, तो इंसुलिन ये करती है कि कुछ खाना तो हमारी एनर्जी की नीड्स के लिए इस्तेमाल कर लेती है, कुछ ग्लूकोज़। जो बच जाता है, उसको हमारे फैट स्टोर्स में फैट की सूरत में चर्बी बना के रख लेती है कि ताकि अगर कभी हमें कोई फाका हो जाए तो उस वक़्त हमारे काम आ जाए। लेकिन चूँकि अब खुराक की अबंडेंस है, इसलिए अगर हम 3 दफ़ा खाना खाते हैं और 2 दफ़ा स्नैक्स लेते हैं, तो हमारी जो खुराक है वो इतनी ज़्यादा है कि इंसुलिन हर वक़्त हाई रहती है और जब इंसुलिन हाई रहती है, तो वो हमारी फैट से वापस एनर्जी नहीं हमें मिलती। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अबंडेंट खाना होता है, वो हम खाना खाए जाते हैं और जो हमने चर्बी बनाई होती है किसी फाके के लिए, किसी फास्टिंग स्टेट के लिए, वो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम अगर ह हम सुबह उठते हैं और अगर एक आम आदमी अगर 16 घंटे जागता है, तो हम इन 16 घंटों में कभी कोई स्नैक, कभी कुछ खाते ही रहते हैं। और अगर हम 8 घंटे सोते हैं, तो सिर्फ़ ये 8 घंटे वो विंडोज़ होती है, जिसमें इस विंडो में हमारी चर्बी का इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम इस विंडो को बढ़ा दें
और अपने खाने वाली विंडो को कम कर दें, तो फिर हमारी जो स्टोर्स हैं, जो हमारी फ्रिज है, जो हमारी चर्बी के स्टोर्स हैं, उनसे हम एनर्जी ले सकते हैं। इस तरह हमारी चर्बी कम होगी और हमारा वजन भी कम होगा। अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। इसके लिए एक है फास्टिंग। फास्टिंग बहुत सुनहरी काम है। हम रोजे भी रखते हैं, रोजों में हमारी थोड़ी सी चर्बी भी कम होती है, और आपको पता है कि कहा जाता है कि रोजे की वजह से यूरिक एसिड कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, शुगर से बचा जा सकता है, दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, कैंसर से बचा जा सकता है। इसलिए इसको आप कह लें कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, कोई खास औकात में हम खाते हैं और बाकी औकात में हम भूखा रहते हैं। जैसे कि अगर हम खाने का दौरानिया, जो कि हमारा आजकल कोई 16 घंटे का है या 18 घंटे भी खाते हैं, अगर सुबह 6 बजे उठे, रात को 12 बजे तक हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, टीवी देखते भी कुछ खा रहे होते हैं रात को सोने से पहले, तो ये दौरानिया बहुत 16 से 18 घंटे का हमारा खाने का दौरानिया है, जब से सिर्फ 6 से 8 घंटे हमारा भूखा रहने का और फास्टिंग स्टेट में गुजरती है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर हम फास्टिंग शुरू कर दें, जिसको आप कह लें इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, तो वो अगर हम 8 घंटे की विंडो में सारा कुछ खा लें या 6 घंटे की विंडो में सारा कुछ खा लें, पहला नाश्ता हम अगर 11 बजे करें और आखिरी खाना हम अगर 5 बजे खा लें, तो ये 6 घंटे की विंडो है। तो बाकी सारा टाइम मिल जाता है हमें हमें हमारे लिए, जिसमें हम फ्रिज से वापस खाना निकाल के खा लेंगे, क्योंकि बाहर से अब खाना नहीं आ रहा, या हमारी फैट को अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें 18 घंटे या 16 घंटे मिल जाएंगे कि हम अपनी फैट से खाना एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल करें। इस तरह हमारी फैट कम हो जाएगी। जब हम बार बार खाते हैं, अच्छा, इंसुलिन का ज्यादा हाई इंसुलिन लेवल या इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे हमारा एक तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है और दूसरा फ्रीक्वेंट खाना है, बार बार खाना। जब भी हम खाना खाते हैं इंसुलिन आ जाती है, जब भी हम खाना खाते हैं इंसुलिन आ जाती है। हमारी अपनी फैट को इस्तेमाल करने के ऊपर जो ताला लगा हुआ है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उस ताले को हम खोलने के लिए 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर लें, कि रोजा रख लें, 16 घंटे ना खाएं या 18 घंटे ना खाएं और सिर्फ 6 या 8 घंटे खाएं। दूसरा है कि हम कोई वर्कआउट करें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कार्डियो ट्रेनिंग करें। उससे भी हमारी जो ग्लूकोज इस्तेमाल होगा, जब ग्लूकोज, मसल्स ओनली एक ऑर्गन है जो कि इंसुलिन के बगैर भी ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकता है। बाकी सारे सेल्स में जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप मसल्स का इस्तेमाल करेंगे, सारी एक्सरसाइजेज में मसल का इस्तेमाल होता है, तो मसल वो एनर्जी कंज्यूम करता है जो इंसुलिन फ्री एनर्जी है। आप उसको टैक्स फ्री दौलत भी कह सकते हैं। तो उससे, तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट वो डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बड़ी कम होती है, और इसमें बहुत सी डाइट्स हैं। इसमें एटकिंस डाइट है, इसमें कीटो डाइट है, इसमें कार्निवोर डाइट है, और भी बहुत सी चीजें हैं। ये बहुत मकबूल है, इसलिए मैंने इनको मेंशन कर दिया। लेकिन ये बड़ी रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स हैं। इनमें आपने कार्बोहाइड्रेट, कीटो डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट या तो 20 ग्राम से 50 ग्राम तक रखने होते हैं। कार्निवोर जो डाइट है उसमें इससे भी कम रखने होते हैं। इसी तरह एटकिन डाइट में भी आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत कम रखने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब बहुत कम हो जाते हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी जो इंसुलिन की रिलीज है वो कम हो जाती है, और इंसुलिन चूंकि आपकी फैट पे लॉक लगा के बैठती है, तो फिर जब इंसुलिन कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके कंज्यूम हो जाते हैं, तो बॉडी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आपकी फैट को इस्तेमाल करे, आपकी चर्बी को इस्तेमाल करे और आपकी चर्बी से एनर्जी ले। तो फिर वो आपकी चर्बी से एनर्जी लेता है। तो ये तीन, तो वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए और इन सारी बीमारियों से बचने के लिए, एक तो हमें फास्टिंग करनी चाहिए। एट लीस्ट अगर हम 16 घंटे की फास्टिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम 12 घंटे की विंडो में हमें खाना चाहिए, कि सुबह 8 से शाम 8 तक खाएं। बाकी 12 घंटे तो हमें हमारी इंसुलिन को कम होने के लिए मिल जाए। जब हम नहीं खाएंगे तो इंसुलिन का लेवल नीचे जाता जाएगा, और इंसुलिन का जब लेवल नीचे जाता जाएगा, तो हमारी जो फैट, जो हमारी चर्बी के ऊपर ताले लगे हुए हैं, वो खुल जाएंगे और हमारी चर्बी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तो ये तो है इसके बारे में कि ये स्ट्रेटजीज हम अपना के अपना इंसुलिन का लेवल भी कम कर सकते हैं, अपना मोटापा भी स्लोली स्लोली हम कम कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बाहर से हमें बड़े पतले दिखते हैं, लेकिन जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, उनका लिवर पे भी आपको फैटी लिवर के साइंस मिलते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, टॉफी इसके लिए टर्म है, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। तो ऐसे लोगों को भी कार्बोहाइड्रेट कम करने से फायदा मिलता है, ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करने से और फास्टिंग करने से फायदा मिलता है। तो उनके लिए भी यही 3 चीजें इस्तेमाल होंगी कि लो कार्ब डाइट, फास्टिंग या उसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कह लें, वो करें, और साथ में एक्सरसाइज करें। अब कौन सी एक्सरसाइजेस फैट लॉस के लिए अच्छी है? तो बेहतरीन जो एक्सरसाइज फैट लॉस की है, वो है लॉन्ग वॉक एट मॉडरेट पेस। आप थोड़ा सा तेज, बहुत ज्यादा तेज नहीं चलें, लेकिन काफी देर तक चलें, क्योंकि अगर आप चलते जाएंगे तो एक जगह पे जाके आपके ग्लूकोज के लेवल कम हो जाएंगे, जिससे इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, जिस्म को और ज्यादा एनर्जी की जब जरूरत पड़ेगी तो वो फैट को इस्तेमाल करेगा। तो ये 40 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो 10,000 स्टेप्स का है, कि आप एक दिन में 10,000 स्टेप्स लें। अब तो बहुत ज्यादा रिवाज हो गया, लोगों ने
अपनी जो स्मार्ट वॉचेज़ पहनी हुई हैं, मोबाइल में पीडोमीटर्स हैं, आप इनसे काउंट कर सकते हैं। तो इससे आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आप अपना देखें कि आपने एक दिन में कितने स्टेप्स लिए हैं। और 7000 स्टेप्स भी अगर आप कर लें, तो आपको दिल की बीमारियों से, फालिज के अटैक से, शुगर होने के चांसेज़ और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के चांसेज़ कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे भी आप 7000 से ऊपर 1000 बढ़ाएँगे, हर 1000 पे 5% आपके दिल के अटैक होने के, फालिज के अटैक होने के, ब्लड प्रेशर के बढ़ने के और शुगर के चांसेज़ मज़ीद कम होते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक जो चीज़ है, वो अहम है। इस तरह अच्छा कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इंसुलिन रेज़िस्टेंस हो गई है? कैसे हमें पता चलेगा कि हमें अब हम प्री डायबिटीज़ में हैं, हमें डायबिटीज़ होने वाला है, या हमारा कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए? तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आप अपने टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्टों पे आप अपने लिवर के फंक्शन टेस्ट करवाएँ, आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएँ, आप इसके अलावा जो आसान सी चीज़ें हैं, अगर आपका वेस्ट साइज़ 36 से बढ़ गया है, तो आप समझें कि आप फैटी हैं, आप ओवरवेट हैं। और अगर बेस्ट जो मेथड है वो बीएमआई है, लेकिन एक आम आदमी के लिए बीएमआई, हालाँकि उसमें कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ़ आपकी हाइट चाहिए और आपका वेट चाहिए, और आप उसको बीएमआई कैलकुलेटर गूगल पे लिखेंगे तो उसमें आपकी ये 2 चीज़ें लेके और आपकी वो बीएमआई दे देगा। तो बीएमआई से पता चलता है कि आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। और अगर आप इसको ना देखें तो आपको अपना कॉलर साइज़ कभी भी 16 एंड हाफ से बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर आपका कॉलर साइज़ इससे बढ़ता है तो आपको ये इट विल लीड टू ओबेसिटी एंड वेट गेन एंड ऑल दोज़ कंडीशंस जो मैंने मेंशन की थी। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपकी गर्दन जो है बैक से उसपे एक रिंग, ब्राउन सा रिंग काली होना शुरू हो गई है, जो पहले नहीं थी। तो इसको हम मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं अकैंथोसिस निग्रिकांस। तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की साइन है। मोस्टली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की साइन है, बाज़ औक़ात ये बड़ी सीवियर कंडीशन जैसे कि कैंसर है, उसकी भी साइन हो सकती है। हमारे एशियन पॉपुलेशन, साउथ एशियन पॉपुलेशन में ये जो है साइन, ये जो आपकी गर्दन का काला होना, ये फ़ेमिलियल भी हो सकता है, कुछ फैमिलियों में भी होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको उनसे पूछना पड़ता है कि ये वाला जो निशान सा है गर्दन पे ब्लैक सा, ये आपकी फैमिली में और मेंबर्स को भी है? और फिर उनसे ये पूछना पड़ता है कि आपके जो बड़े जो गुज़रे हैं, जो खालू, मामू, ताया, चचा, उनको भी ये था। अगर था तो वो कितना लंबा अरसा जिए? अगर तो वो 80 साल, 90 साल जिए इसके साथ, तो इसका मतलब ये फ़ेमिलियल है और ये खतरनाक नहीं है, ये बेनाइन है। लेकिन अगर वो सारे भी मोटे थे और वो भी किसी इस्कीमिक दिल की बीमारी से या फालिज की बीमारी से उनको वफ़ात हुई, तो फिर आप इस पे देखें, फ़ौरन से फिर आपको एक्शन लेना चाहिए, अपना वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने आर्म पट्स देखें, बगलें देखें, जब वो बगलें थोड़ी-सी ब्लैकिश ब्राउनिश होना शुरू हो जाएँ, तो अक्सर जब वज़न बढ़ता है और थोड़ा-सा देर के लिए बढ़ा रहता है, तो ये बगलें ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी इसकी अलामत है कि आपका वज़न बढ़ा हुआ है, और आपका वज़न ना सिर्फ़ बढ़ा हुआ है, बल्कि मोटापे ने आपको उन बीमारियों की तरफ, जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है, शुगर के पहले वाली हालत, शुगर, यूरिक एसिड का बढ़ना, कोलेस्टेरॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, दिल के अमराज़ का होना, फालिज के अटैक्स का होना और कैंसर का रिस्क पे होना, इनकी तरफ आपको लेके जा रहा है। इसके अलावा स्किन टैग्स, अगर पहले आपके स्किन टैग्स नहीं थे, आपका वज़न बढ़ा और अब आपके स्किन टैग्स हो रहे हैं। तो ये भी जो चीज़ें हैं, ये भी खतरनाक हो सकती हैं, आपको फ़ौरन से वज़न कम करना चाहिए। अब वज़न कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना क्योंकि हमारी जो खुराक है उसमें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसमें मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें रोटी, आटा है, बल्कि अब तो आटा और रोटी से आगे बढ़ के बेकरी की चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड उसमें फ्लोर इस्तेमाल होता है, जो कि मैदा कह लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें शुगर के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा ये ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें कोक, पेप्सी और इस तरह जो पैकेट में बंद जूस हैं सारे, वो भी हमें मोटापे की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि उनमें भी शुगर के कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ये सारी बीमारियाँ कर सकती है। अब कई दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, हमारे जो बड़े थे, वो भी तो यही गंदम का आटा, ये चावल और ये सारी चीज़ें खाते थे, लेकिन वो ना तो उनमें मोटापा था और ना ये सारी बीमारियाँ उनमें थी, तो अब हमें क्यों हो सकती हैं? ये चीज़ें इतनी बुरी क्यों हैं? वाक़ई ये चीज़ें बुरी नहीं है। एक तो वो जो सारी चीज़ें खाते थे, उसमें फाइबर भी होता था, वो प्रोसेस्ड नहीं खाते थे, वो फास्ट फूड नहीं खाते थे, वो मैदे से बनी हुई, बेकरी से बनी हुई मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा उनकी एक्सेस नहीं थी, चीनी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और दूसरा उनकी जो एक्सरसाइज़ है वो बहुत ज़्यादा थी। आप एक देहाती मर्द को देखते थे, जो पहले था, उसको अपना चारा काटने के लिए भी उसके पास मशीन नहीं थी, वो हाथ से मशीन चलाता था। उसके पास वाटर पंप भी नहीं, जो इलेक्ट्रिक नहीं था, उसका वाटर पंप भी हाथ से ऑपरेट होता था। वो जो अपने बैलों के पीछे जाके जो ज़मीन की खुदाई, ज़मीन के पे जो काम करता था, उसपे तकरीबन एवरेज में वो 21 किलोमीटर डेली चलते थे। उस वक़्त हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तो मर्द हज़रात ज़्यादा पैदल चलते थे या साइकिल पे चलते थे। दोनों से हमारी फैट के लेवल कम रहते थे, हम बीमारियों से बचे रहते थे, हमारे ग्लूकोज़ के लेवल कम रहते थे, हम रेज़िस्टेंस की तरफ नहीं जाते थे। तीसरा, ह हमारे पास फ्रिज नहीं होती थी, रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, इसलिए हमें ताज़ा बना के खाना पड़ता था, और जब हम ताज़ा बना के खाते थे, तो कुछ फास्टिंग के विंडोज़ भी आते थे। सुबह कुछ वक़्त लगता था उठने पे और कुछ बनाने पे और फिर खाने पे। अब हम सुबह उठते हैं और सीधा फ्रिज से कुछ खा लेते हैं, इसलिए हमारी ईटिंग विंडो बहुत
जो है बड़ी हो गई है और हमारी फास्टिंग विंडो बड़ी कम हो गई है। पहले इससे रिवर्स था, लोग 15-16 घंटे खाते थे, 15-16 घंटे फाका करते थे और कुछ 6-7 घंटे खाते थे। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान में एक चीज़ मशहूर थी, वो लोग एक वक़्त का जो 2 वक़्त का खाना खाते थे। आप अगर पुरानी बातें सुने तो लोग कहेंगे 2 वक़्त का खाना मुयस्सर होना एक बहुत बड़ी नेमत है। 3 वक़्त का खाना तो कोई बात ही नहीं होती थी। इंडिया में एक बड़ा जो इंडो पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर बात थी कि जो एक दफ़ा खाए वो जोगी। आपको पता है कि जोगी से मुराद वो जो योगा करता है, जो बड़ा एक्टिव है, जो हशाश-पिशाच है। जो एक दफ़ा खाए वो जोगी, जो 2 दफ़ा खाए वो बोझी। जो 2 दफ़ा खाए वो थोड़ा-सा उसकी तबीयत बोझिल रहती है, वो सुस्त रहता है, वो थोड़ा-सा मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वो थोड़ा-सा सुस्त शुमार होता है, एक्टिव नहीं शुमार होता। और जो 3 दफ़ा खाए वो रोगी, रोगी से बीमार, वो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, वो बीमार होगा। तो इसलिए आप ये फैसला करना है कि आपने रोगी बनना है, बोझी बनना है, जाके जोगी बनना है। तो अगर आप 24 घंटे में एक दफ़ा खाएँ, इसको बाहर की दुनिया में ओमैड कहा जाता है, वन्स मील अ डे। ये समझा जाता है कि जो बहुत परफेक्ट डाइट है और इसमें इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। 1 मील अ डे के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। अगर आप कभी गूगल करें, कभी यूट्यूब पे ओमैड डालें, OMAD, तो आपको एक बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी, जो बहुत से लोग अब इस डाइट को फॉलो करते हैं। पहले समझा जाता था किसी दौर में कि फास्टिंग इज़ नॉट गुड, लेकिन इसमें बहुत सी रिसर्च आई है और इस रिसर्च के बाद पता चला है कि फास्टिंग बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें मज़ीद पढ़ना चाहें तो आपको चाहिए कि डॉक्टर जेसन फंग की बुक है द ओबेसिटी कोड, बहुत प्यारी है फास्टिंग पे बुक और मेटाबॉलिक हेल्थ पे एक बड़ी अच्छी बुक है और उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग है, उस उनकी बुक है मेटाबॉलिकल, वो बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ें, वो आपकी बड़ी मदद करेगी और आपके कांसेप्ट्स बहुत क्लियर करेगी। तो ये थी वो सारी चीज़ें, अब इसको ज़रा रिकैप करते हैं। हमारे जो मॉडर्न बीमारियाँ हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा जिनका बर्डन है, वो बीमारियाँ हमारे वज़न के बढ़ने से, ओवरवेट होने से या ओबीस होने या मोटापे से होती हैं। और इनकी जो वजह है, वो इंसुलिन रेज़िस्टेंस है और इंसुलिन रेज़िस्टेंस की जो वजह है, वो हमारा फ्रीक्वेंट ईटिंग बार-बार खाना है और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा खाना है और फास्टिंग ना करना है। तो इससे इसकी वजह से हमें जो बीमारियाँ होती हैं, उनकी लिस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि अगर हम ओवरवेट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो हमें शुगर हो सकती है, प्री डायबिटीज़ जो कि शुगर से पहले वाली हालत है, वो हो सकती है। हमारा यूरिक एसिड इसी की वजह से बढ़ते हैं, हमारा हाई ब्लड प्रेशर इसी वजह से होता है, हमारे कोलेस्टेरॉल्स के लेवल इसी वजह से बढ़ते हैं। यही अगर इस पे हम काबू ना पा सकें तो आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा कैंसर की वजह भी बन सकता है और बुढ़ापे में जाके भूल जाने की बीमारी जिसे अल्जाइमर डिजीज कहते हैं उसका बायस भी बन सकता है। हमारे चेस्ट मेडिसिन में वो लोग जो मोटे हो जाते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है, उनको एक बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से वो रात को खर्राटे लेते हैं और दिन को हर वक्त सोए रहते हैं और उनका सांस भी फूलना शुरू हो जाता है। उनके एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। एक और बीमारी है जिसको कहते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन। ऐसे लोग जो मोटे होते हैं, वो कुछ देर के लिए जागते हैं, फिर बैठे-बैठे सो जाते हैं। तो ये भी एक बीमारी है जो मोटापे से आती है। इसके अलावा और बहुत सी बीमारियाँ हैं जो वज़न बढ़ने से और मोटा होने से हो सकती हैं और जब हम लोगों से बात करते हैं कि आप अपना वज़न कम करें, तो वो कहते हैं हमने वज़न कम करने की तो कोशिश करते हैं, हम तो खाते ही बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ठीक वो बात करते हैं। आई टोटली एग्री। आप कम खा के शायद वज़न कम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल लेते हैं कि एक नॉर्मल अडल्ट है, फीमेल है या मेल है, एवरेज कर लेते हैं। उनकी डेली कैलोरी की जो ज़रूरत है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, वो 2000 कैलोरीज़ है। जब आप उसको कहते हैं कि आपका वज़न बड़ा बढ़ रहा है, तो आप अपना वज़न कम कर लें, तो वो 500 कैलोरीज़ कम कर देते हैं और इस उम्मीद रखते हैं कि शायद ये 500 कैलोरी कम करने से उनका मोटापा थोड़ा-सा कम होगा, उनका वज़न थोड़ा-सा कम होगा, उनकी फैट थोड़ी-सी कम होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसकी वजह बड़ी सादा-सी है। वो पहले दिन जब 500 कैलोरीज़ कम करते हैं, तो थोड़ा-सा उनके फैट से जो है एनर्जी आती है और वो फैट का थोड़ा-सा इस्तेमाल करते हैं। फिर अगले दिन थोड़ा-सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चूँकि इंसुलिन हाई है, तो इंसुलिन फैट को इस्तेमाल नहीं करने देती, बल्कि इंसुलिन उसका जो मेटाबॉलिज़्म है, उसको स्लो कर देती है, उसकी मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती है। वो जो पहले एडजस्टेड था 2000 कैलोरीज़ पे या 2000 कैलोरीज़ पे, वो अब एडजस्ट हो जाता है 1500 कैलोरीज़ पे और वो थका-थका रहता है हर वक़्त, उसका मूड खराब रहता है, लेकिन उसका वज़न कम नहीं होता। उसको न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। आप ऐसे लोगों को जब पूछेंगे हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वो तंग आके दोबारा नॉर्मल खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके जो एनर्जी के लेवल्स ही वो उनके कम होना शुरू हो जाते हैं और वो अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील ही नहीं करते कि वो अपना डे टू डे अपनी जो ज़िंदगी के काम है वो कर सकें। वो स्लो सुस्त होने की वजह से फिर इस डाइट को छोड़ देते हैं और ये डाइट लॉन्ग रन में काम भी नहीं करती। जब तक आपके इंसुलिन के लेवल नीचे नहीं जाएँगे, कोई भी डाइट काम नहीं करेगी और इंसुलिन को नीचे करने के लिए मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ कर दिया कि आपको या फास्टिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कह लें या फास्टिंग कह लें या आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेंगे अपनी खुराक में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही बेसिकली वो चीज़ है जो आपको इंसुलिन वो इंसुलिन को रिलीज़ का बायस बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ का बायस कार्बोहाइड्रेट बनते हैं।
तो इसलिए आपको अपने कार्ब कम करने प पड़ेंगे और उसके लिए एटकन डाइट है, उसके लिए कीटोजेनिक डाइट है, उसके लिए कार्निवोर डाइट है, उसके इस पे कभी फिर से बात करेंगे। अब अगर अब जब हम बात करेंगे खाने की तो फिर ये सवाल पूछा जाता है तो फिर हम क्या खाएँ? तो आप क्या खाएँ? ये बहुत प्यारा सवाल है। एक तो आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दें। सबसे पहले कोक, पेप्सी बोतल, मिठाइयाँ, बेकरी, आटा और चावल तो कम करें। ये कार्ब की सबसे ज़्यादा कार्ब इनमें है। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, वो फूड जिस पे लेबल लगा हो, वो फूड जो हम बेकरी से या कहीं किसी भी ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं, वो फूड सारा प्रोसेस्ड फूड है, उसको तो आप बंद कर दें। बाकी है रह गया होल फूड, जैसे कि हम सारी सब्जियाँ ठीक हैं, खास तौर पे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स तो बड़ी अच्छी हैं। इनको तो आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। अब फ्रूट्स की तरफ आते हैं। फ्रूट में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत है। फ्रूट में भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बाद में ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ में तब्दील होता है और वो भी प्रॉब्लम्स करता है। लेकिन आप फ्रूट लें, लेकिन कम लें। अब ज़्यादा क्या लें? आप फ्रूट जो है उसमें अगर आप केला जो है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, अंगूर में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, आम, मैंगो में बहुत कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बाकियों में कम है, उनको आप ले सकते हैं। प्रोटीन ज़्यादा लें। प्रोटीन किन चीज़ों में है? गोश्त किसी भी किस्म का, चिकन में, बीफ, इसके अलावा मटन, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। एग्स बहुत अच्छे हैं। ऑयल, हेल्दी ऑयल्स अच्छे हैं। मक्खन ठीक है। फैट जिसको हम चर्बी को इस्तेमाल से हम डरते हैं कि तेल चर्बी से बचना है, वो पहले एक उस पे बहुत ज़्यादा पिछले 200 साल में बहुत ज़्यादा ये एक मिथ था कि आप ज़्यादा तेल और चर्बी लेंगे तो आपको दिल की बीमारियाँ होंगी। असल में ऐसा नहीं है, असल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से ये सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर आप देखें कि साउथ एशियन जो लोग हैं, इनमें ये सारी बीमारियाँ ज़्यादा हैं, हालाँकि हम तो खाते ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और अगर आप बेली देखें, पेट निकला हुआ पेट, यूरोपियन में कम है, साउथ एशियंस में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा स्टेपल फूड या तो चावल है या फिर गंदम, या चावल है या फिर गंदम। इसकी वजह से एक बड़ी प्यारी बुक है द व्हीट बेली, वो पढ़ने के काबिल है कि जो लोग ज़्यादा गंदम खाते हैं उनकी वो बेली निकल आती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली आपको लेके जाते हैं फैट की तरफ, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ तो कार्बोहाइड्रेट्स को वो जो इंसुलिन है उसको ग्लाइकोजन में तब्दील करके लिवर में रख लेती है और जो उससे ज़्यादा होती है तो फ़ौरन इंसुलिन उसको बना के फैट आपके लिवर में पहले फैट भेजती है। जब लिवर उस फैट को हैंडल नहीं कर सकता तो वो लिवर से बाहर आ जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल बन जाती है। ट्राइग्लिसराइड्स बन जाती है। वो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है और वो फैट फिर बाद में डिपॉज़िट भी होना चाहिए। तो डिपॉज़िट भी हो जाती है सारे जिस्म में और बेली के अराउंड फैट हो जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ पे जगह मिलती है, फैट वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाती है। जहाँ तक कि जिगर के इर्द-गिर्द भी फैट की लेयर बनना शुरू हो जाती है जब आपका वज़न बढ़ता है, इसको पेरिकार्डियल फैट पैड भी कहते हैं। इसके अलावा आपके मीडियास्टाइनम 2 फेफड़ों के दरमियान में जो जगह है, वहाँ पे भी फैट जमा होना शुरू हो जाती है। हमारी गर्दन पे फैट चली जाती है। तो फैट जहाँ पे इसको जब आपकी चर्बी आपके जिस्म में बढ़ती जाती है, तो जहाँ पे भी इसको जगह मिलती है, वो वहाँ पे चली जाती है। आपकी अंतड़ियों के विसरल फैट बड़ी खतरनाक है, ये आपकी अंतड़ियों के इर्द-गिर्द जमा होना शुरू हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन और बहुत सी बीमारियों का कॉज़ है। तो आई होप दिस हैज़ बीन